का 17th सीजन चल रहा है जिसमें 83 साल के अमिताभ बच्चन को एक 10 साल का बच्चा बात करते समय उसका जो ऑन स्क्रीन व्यवहार था जिसे दर्शकों ने रूखे जवाब और कहेंगे एक तरह से हॉस्टाइल किस्म के व्यवहार की तरह पहचाना और उसके बाद पूरे इंटरनेट पर इसकी चर्चा चल रही है और एक नई डिबेट को जन्म दिया है कि आखिर आज के जमाने में पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। जाहिर है कि एक 10 साल का बच्चे का जो व्यवहार है उसके लिए आप केवल उसे तो दोषी मान नहीं सकते, तो पूरा इंटरनेट पूरा समाचार जगत जो है इसके लिए पेरेंटिंग को दोषी मान रहा है। एक 10 साल का बच्चा है जो एक ऐसे माहौल में बड़ा हो रहा है जहां हर कोई हर वक्त उसकी हर इच्छा पूरे करने के लिए तैयार रहता है। वो बच्चा अपनी दादी की बात काटते हुए कहता है कि मुझे मत बताओ क्या करना है। अब ऐसे में आप क्या महसूस करते हैं? यह सिर्फ बदतमीजी नहीं है, यह शायद एक बड़ी समस्या है, परवरिश की समस्या है। पहले के जमाने में बच्चे डरते थे, अब माँ बाप डरते हैं। पहले गलती पर डांट पड़ती थी और अब डांट पर गिल्ट आता है। अगर आप अपने बच्चे को डांट दे तो आपके अंदर अपराध बोध आता है। पहले बच्चों से कहा जाता था ज्यादा मत बोलो, अब बच्चों से कहा जाता है कि प्लीज बात सुन लो। तो सवाल ये है कि आज की पेरेंटिंग खराब हो गई है या हम ही अपने पास्ट की पेरेंटिंग में जो चाइल्ड अब्यूज शामिल था उसे ही डिसिप्लिन कहकर ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पहले के वक्त में बच्चों को कैरेक्टर उसे बेहतर ढंग से सिखाया जाता था या आपको लगता है कि आज के बच्चे ही ज्यादा बिगड़ गए हैं? आज की पीढ़ी क्या सच में बहुत पैम्पर्ड है या सच कुछ और ही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आपस में खुद अपनी पीढ़ी, मेरी पीढ़ी, अब पेरेंट्स की पीढ़ी जो है वह अपने जो अतीत में उनके साथ जो हो रहा था हुआ था वह उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, वह उसे ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रही है। आखिर सच है क्या? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पेरेंटिंग पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब सोच के देखिए, ये जो यंग बच्चे हैं, बिल्कुल अभी जो 8 साल के, 6 साल के, 5 साल के बच्चे हैं, ये वे बच्चे हैं जिनके लिए कहा गया कि ये 6 पॉकेट सिंड्रोम इसके शिकार हैं या इसके लाभार्थी हैं। क्या है 6 पॉकेट सिंड्रोम? नॉर्मली चीन से आया हुआ शब्द है जहां वन चाइल्ड पॉलिसी को एक्सेप्ट किया गया। कहा गया कि एक ही बच्चे का जन्म देना है। का परिणाम क्या हुआ कि जो एक बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे के माँ बाप थे, उस बच्चे के दादा दादी थे और बच्चे के नाना नानी थे। इमीडिएट फैमिली की बात करें तो ये 6 कमाने वाले लोग, 6 जेब, 6 पॉकेट, 6 लोगों का पैसा, समय, ध्यान, अटेंशन सब कुछ इस एक बच्चे पर था। यानी कि एक बच्चा सेंटर ऑफ अटेंशन था इतने 6 कम से कम कमाने वाले लोगों के लिए, और वे सब कुछ जो कर रहे थे उन्हें लगता था इस बच्चे के लिए कर रहे हैं। इसने क्या किया? इसने ये जो अर्बन चीन के घर थे, परिवार थे, उनमें इन छोटे छोटे बच्चों को एक तरह का लिटिल एम्परर बना दिया। उनकी हर इच्छा मुंह से निकलते ही पूरी हो रही थी और कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही। ये जो नए सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे 6 पॉकेट सिंड्रोम की हमने बात की, या इसी तरह से जब करियर के कारण हम लोग अपने बच्चे पैदा करने, परिवार बनाने, परिवार को व्यवस्थित करने को लगातार लेट करते हैं, लेट पेरेंटिंग की स्थिति आती है। या फिर ऐसी दूसरी स्थिति आती है जिसमें कि शादी कर ली गई है लेकिन हमारी करियर के दबाव इतने हैं कि बच्चे पैदा नहीं किए जा रहे हैं, जिसे डिंक कहा जाता है, डबल इनकम नो किड्स। दोनों पेरेंट्स यानी माता पिता दोनों काम कर रहे हैं। माता पिता तो खैर वो बने ही नहीं है, लेकिन वो जो युगल है वह बच्चे पैदा करने को अवॉइड कर रहा है। या फिर सिंक, जिसमें कहा गया कि सिंगल ही पेरेंट इनकम है लेकिन वो बच्चे नहीं पैदा करने चाह रहे हैं। इससे इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं, डिंक ट्रेंड है, सिंक का ट्रेंड है, सिक पॉकेट का ट्रेंड है, इसने पेरेंटिंग की परिभाषा ही बदल डाली है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें या तो बच्चों को पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है या बच्चे बहुत देरी से आ रहे हैं, तो माँ बाप और बच्चों के बीच में जो अंतराल होना चाहिए वो बहुत ज्यादा हो गया है। पेरेंट्स हैं वो बहुत सीनियर, लगभग 40 की उम्र के बाद पहुंचने के बाद पेरेंट बन रहे हैं, लेट 30s में बन रहे हैं, और उनकी फिर जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपने बच्चों को लेकर वो अलग तरह की। एक लगातार सवाल चुभता है, वो ये है कि क्या आज की पेरेंटिंग वाकई खराब है या फिर बीते जमाने की जो हिंसक पेरेंटिंग थी? आप मेरी उम्र के किसी व्यक्ति को पकड़ के पूछिए, वो आपको बताएगा कि उसके माता पिता उसकी पिटाई करते थे। पिटाई करना एक नॉर्मल स्थिति थी हमारे युग की पेरेंटिंग में, जिसे डिसिप्लिन करना कहा जाता था। पहले के वक्त में लगातार ये जो पिटाई थी ये अनुशासन मानी जाती थी, और चूंकि आजकल पिटाई को बुरा माना जाता है, बुरा कहा जाता है, चाइल्ड अब्यूज कहा जाता है, इसलिए आजकल इसे अत्याचार कहा जाता है। तो सच्चाई क्या है? पहले वाली स्थिति बेहतर थी या आज की स्थिति बेहतर है? देखिए,
सीधा सीधा कोई निष्कर्ष देना तो ठीक नहीं है, लेकिन इतना समझिए कि पिछला समय अलग था और आज का समय अलग था। ये सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। पेरेंटिंग एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। पेरेंटिंग को आप केवल बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मानेंगे तो ये जेंडर को समझने की वाली गलती होगी। जेंडर को बार बार कहा जाता है, जेंडर कोई बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से पेरेंटिंग भी एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। एक समय में पूरा समाज बच्चे को पालता था, इसलिए बच्चे के माँ बाप की जो जिम्मेदारियां थी रिलेटिवली कम थी और पूरा समाज उस पर नजर रखता था। आज की स्थितियां एकदम भिन्न है। पालन पोषण मुश्किल हो रहा है। आज जितनी जटिल परिस्थितियां हैं उतनी जटिल परिस्थितियां पहले नहीं थी। भारत में तमाम लोग, शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, अभिभावक एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हैं और यही वह स्थिति है जिसने कि ये नई स्थितियां पैदा की हैं जिनमें बच्चों के व्यवहार हम लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं। पेरेंटिंग तेजी से बदली है, आर्थिक सामाजिक बदलाव तेजी से हुए। 91 के बाद आप देखते हैं जब फ्री इकॉनमी आती है उसके बाद हमारी जो समाज की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो तेजी से बदलती हैं। करियर डिले देखने को मिलते हैं, ग्लोबल मोबिलिटी देखने को मिलती है, लेट मैरिजेस देखने को मिलती हैं, लेट चाइल्ड बर्थ देखने को मिलता है। ये वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के कारण अच्छे पेरेंट बनने की एक तरह की होड़ दिखाई देती है। आपके पास एक बच्चा है जो आपके अनुसार एक प्रोजेक्ट है। आपको जैसे आपने करियर में बहुत अच्छा किया और सारी दुनिया को दिखाया कि आपने करियर में अच्छा किया है, आप दिखने में खूबसूरत हुए तो आपने पूरी दुनिया को दिखाया कि आप दिखने में खूबसूरत हैं। ऐसे ही जब आप पेरेंट बने तो आपको ये प्रोजेक्ट की तरह लगता है कि आप सारी दुनिया को दिखाएं कि आप सबसे अच्छे पेरेंट हैं। और ऐसा करने में यू एंड अप डूइंग अ पेरेंटिंग विच इज प्रॉब्लमटाइजिंग टुडे। उसे आज दोबारा से देखने की जरूरत है, क्योंकि जब हो क्या रहा है कि अगर आप पूरे ध्यान से देखें तो जिन बच्चों का हम पालन पोषण कर रहे हैं वो ऑब्वियसली हमारा भविष्य है, लेकिन हम उन्हें किस तरीके से देख रहे हैं। जब वो एडल्टहुड में पहुंचेंगे तो क्या उनके अंदर रेजिलियंस होगा, क्या उनकी कोपिंग स्किल्स अच्छी होंगी, या फिर वो भरे होंगे एंटाइटलमेंट से क्योंकि उन्होंने अब तक जो चाहा था उन्हें तत्काल मिला था। क्या उनके अंदर वो मॉरल कंपास होगा, मॉरल वैल्यूज होंगी जिनकी आप एक्सपेक्टेशन करते हैं अपने बच्चों में। अब वे बच्चे क्या इस बात के लिए तैयार भी होंगे कि वो नो सुन सके। वे जब परिवारों में होंगे, वो जब समाज में होंगे, वो जब वर्क स्पेस में होंगे, तब वे क्या कर रहे हो। याद कीजिए फिर से वही 6 पॉकेट सिंड्रोम। क्या है सिंड्रोम? 6 पॉकेट सिंड्रोम का मतलब है कि जब एक बच्चा 6 जेबों का, 6 पॉकेट्स का, 6 कमाने वाले लोगों का, कम से कम, इसके अलावा भी हैं, दोस्त हैं इत्यादि वगैरह वगैरह, लेकिन कम से कम 6 लोगों का सीधा लाड़ प्यार, पैसा, ध्यान, माता पिता भी हैं, दादा दादी भी हैं, नाना नानी भी हैं, आप उसे कुछ कहेंगे बाकी 5 आप पर टूट पड़ेंगे। कहां से आया? जैसे मैंने कहा, वन चाइल्ड पॉलिसी से। जब आपका रिप्रोडक्टिव, पूरी समाज का रिप्रोडक्टिव रेट नीचे की तरफ जा रहा हो, जब 6 कमाने वाले लोगों के सामने एक ही बच्चा हो, तो उस बच्चे को ठीक वैसे नहीं पाला जाएगा जैसे पहले पाला जाता था, जबकि एक युगल के पास 6 बच्चे होते थे। अब 3 युगलों के पास एक बच्चा है। ये कामकाजी माता पिता, कामकाजी दादा दादी, कामकाजी नाना नानी, ये खुद ही अपने अपराध बोध से भरे हुए हैं। इन्हें लगातार लगता है, हमने पहले भी इस पर बात की, इन्हें लगातार वो केयर गिवर्स गिल्ट रहता है। इनको लगातार यह रहता है कि चूंकि वे अपने करियर का ध्यान रख रहे हैं, करियर में बिजी होते हैं, इस कारण वे अपने बेटे को या बेटी को, नाती को या देवते को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? चलो उसे और कुछ खरीद कर दे देते हैं। इसका क्या प्रभाव और क्या जोखिम है? मनोवैज्ञानिक साफ साफ चेतावनी देते हैं कि अत्यधिक लाड़ प्यार वाली जो संरचना है, उसमें जो पले बड़े बच्चे होते हैं उनमें हताशा ज्यादा होती है, उनमें असफलता या आलोचना का सामना करने की कुव्वत थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये कई सारे स्रोतों से बहुत आसानी से चीजें मिलने के अभ्यस्त होते हैं। इसलिए जब इन्हें चीजें नहीं मिलती, जब इन्हें ना सुनना पड़ता है, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। जब कोई एम्प्लॉयर इन्हें एम्प्लॉय नहीं करता, जब इनको नौकरी नहीं मिलती, वो अप्लाई करते हैं और वो एम्प्लॉयर रिजेक्ट करता है, रिजेक्शन सहने का तो उनको आदत ही नहीं। उन्हें लगता है कि सारी दुनिया गलत है, मैं तो ठीक ही हूं ना, मुझे तो हमेशा से सारी चीजें मिल रही थी। सोच के देखिए ना, आज का कोई बच्चा जो 20 साल का, 21 साल का है और किसी जगह नौकरी के लिए अप्लाई करे, 30,000 की, 25,000 की नौकरी है, वापस आए और कहे कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, पता लगे उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसके दादा, उसके दादी, उसके नाना, उसके नानी, उसके अंकल, उसके आंटी उसे कह रहे हैं क्या 25,000 की नौकरी के लिए परेशान हो रहा है, ले हम दे देंगे। इस स्थिति को समझिए, ये एक तरह का फ्रेजाइल इमोशनल एंटिटी तैयार हुआ बच्चा है, जिसके अंदर वह स्थिरता का अभाव है जो असफलताओं को सह सके। और ये मुझे अक्सर जो याद आता है वो ऐसे, जैसे कि सोचिए ना, ऐसा पौधा जो ग्रीन हाउस में उगाया जाए,
जिसने बाहर की हवा, पानी, किसी चीज को का सामना कभी नहीं किया है, उसे निकाल कर आप बाहर रखेंगे तो एक पहली आंधी में, पहली तेज बरसात में वह मुरझा जाएगा, परेशान हो जाएगा। कुछ माता पिता कहते हैं कि हम तो बस वो दे रहे हैं जो हमें नहीं मिला था, क्योंकि हम जब बच्चे थे तो हमें जो जो चीजें नहीं मिलती थी, हमारी बड़ी इच्छा होती थी कि हमारे पास एक बैटरी से चलने वाली कार हो, हमारे पास नहीं मिल पाई, इसलिए इस नए बच्चे के पास 10 बैटरी से चलने वाली कारों की लाइन लगा दी गई। ये प्यार नहीं है। और ये इस बात को यकीन कीजिए, जो चीज आपको नहीं मिली थी, भौतिक चीज, वह चीज आप अपने बच्चे को दें, इससे आपके का जो ईगो है वो शायद शांत हो जाए। एसेंशियली बच्चे के लिए फायदेमंद होगा ये नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे ने ना नहीं सुना, जिस बच्चे ने हार नहीं देखी, जिस बच्चे ने इंतजार, प्रतीक्षा नहीं की, अभी मांगा और अभी ब्लिंकेट हुआ, ये जो स्थिति है वह बच्चा पहली चोट में टूट सकता है। तो 6 पॉकेट सिंड्रोम अपने आप में कोई गुनाह नहीं है, करियर चॉइसेस हैं, वेल डन, लेकिन एक चेतावनी जरूर है कि प्यार के साथ साथ अनुशासन की जरूरत है, सुविधा के साथ साथ जिम्मेदारी की जरूरत है, ना कहने की भी जरूरत है। इसी तरह से जुड़े हुए दूसरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करके देखिए, सोच के देखिए ना, डबल इनकम नो किड्स, एब्सोल्युटली सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी से स्वीकार किया जा सकता है कि पेरेंट्स हैं, कपल्स हैं, उनकी इच्छा है कि वो तय करेंगे कि उन्हें बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने हैं, डन। लेकिन इस सोशियोलॉजिकल फिनोमिना के स्वाभाविक तौर पर कुछ सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होंगे, इससे रिलेटेड पेरेंटिंग होगी, क्योंकि आप 30, 35, 40 की उम्र तक तो डिंक रहे, फिर अचानक आपने समाज के दबाव में, या अपनी कमियां थी, या अपनी जो आपके असुरक्षा बोध आपके अंदर पैदा हुआ, उसके तहत आपने लेट 30s में, अर्ली 40s में तय किया कि अब आप बच्चे पैदा करेंगे, और उसके बाद आप वह जो बच्चा पैदा हुआ, जो कि लेट पेरेंटिंग का, ये डबल इनकम में भी होगा और ये सिंगल इनकम के केस में भी होगा, इस बच्चे पर आप जिस किस्म का ध्यान दे रहे होंगे वह दरअसल उस अपराध बोध की क्षतिपूर्ति के लिए कर रहे होंगे जो आपने इस बच्चे को देरी से पैदा करके किया है। क्योंकि अगर आप अर्ली 20s में होते, मिड 20s में होते और बच्चा पैदा होता, तो आपके पास जो ऊर्जा थी वो ज्यादा होती, भले ही संसाधन कम होते। आप थोड़े कम संसाधन दे रहे होते लेकिन ज्यादा ऊर्जा दे रहे होते। अब आपके पास समय है कम, संसाधन है ज्यादा, आप क्या देंगे? आप ज्यादा संसाधन देंगे। ये ज्यादा संसाधन संभव है तुलनात्मक रूप से, जाहिर है कि आप अपनी लिमिट्स में करेंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से ज्यादा संसाधन बच्चों के लिए कई बार जब वो एडल्ट बनेंगे तब परेशानी करें। फिर से सोच के देखिए ना, अगर ये वास्तव में जस्टिफाइड है कि जो मुझे नहीं मिला वह मुझे अपने बच्चे को देना है, तो वह बच्चा जब बड़ा होगा जिसे सब कुछ मिला था, वह अपने बच्चे को क्या देना चाहेगा? आप तो हर महीने अपने बच्चे के लिए टॉयज, खिलौने का जो बजट है वो 10,000 रखा हुआ है। यही बच्चा जब नौकरी करने निकलेगा और उसको 25,000 की, 30,000 की शुरुआती नौकरियां मिलेंगी, क्या वह वास्तव में ये वे सारी चीजें जो आप बच्चे को दे रहे थे दे पाने की स्थिति में होगा? और अगर नहीं दे पाने की स्थिति में होगा तब उसके मानस पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, इस पर ध्यान रखिएगा। करियर इंपॉर्टेंट है, परिवार इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोगों ने लंबी चर्चा की है। इट हैज टू बी योर चॉइस। लेकिन परिवार की जो संरचना है उसे समझे बिना जब आप अपनी पेरेंटिंग तय करने की कोशिश करते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत इसमें आती है। क्योंकि ये समझिए कि एकल संतान और अनेक देखभाल करने वाले वयस्क की स्थिति जो है वह कई बार स्थितियों को बुरा बना देती है। इसका परिवार और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये शायद समाजशास्त्रियों को देखना चाहिए। समाजशास्त्री देखने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूक्लियर फैमिली में पहुंचे थे, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली पहुंचे थे, पिछली पीढ़ी की बात कर रहा हूं, वे जब प्रवासन हुआ और हमारे पेरेंट्स अपने गांवों से निकले और शहर में आकर बसे, इससे पहले उनकी आदत ज्वाइंट फैमिली की थी, उसकी जगह पर वो न्यूक्लियर फैमिलीज में पहुंचे, तब भी समाज ने बड़े बदलाव पेरेंटिंग को लेकर देखे थे। लेकिन अब जब हम बहुत छोटे परिवारों की तरफ जा रहे हैं, डिंक सिंक की तरफ जा रहे हैं, 6 पॉकेट सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं, तो इससे भी समाज शास्त्रीय बदलाव परिवार में बहुत ज्यादा बढ़े। क्या हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं कि घड़ी की दिशा को उल्टा घुमा दें? जाहिर है कि नहीं हो सकता। क्या ये सोचा जा सकता है कि अब फिर से ऐसे परिवार होने शुरू हो जाएं जिनमें कि 4-4, 5-5 बच्चे होंगे? मुश्किल है, क्योंकि यह एक आर्थिक संरचना है जिससे पैदा हुई सामाजिक संरचना वर्तमान परिवार है। हमें क्या बदलना पड़ेगा? हमें अपनी पेरेंटिंग को बदलना पड़ेगा। हमें अपनी पेरेंटिंग को ज्यादा संवेदनशील बनाना पड़ेगा। आपका बच्चा आपका प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक मुकम्मल इंसान है। उसे वयस्क होने के बाद अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीनी है। वह आपके भरोसे पूरी जिंदगी नहीं जीने वाला है, नहीं जीना चाहिए। इसलिए ये कहना कि आज की पेरेंटिंग पहले की पेरेंटिंग से अच्छी या बुरी है, ये शायद एक ऐसा जजमेंट है जो मैं पास नहीं करना चाहूंगा।
मैं जानता हूं कि आसपास की जो सामाजिक स्थितियां होती हैं, आर्थिक स्थितियां होती हैं, वही तय करती हैं कि क्या पेरेंटिंग होगी। लेकिन इतना जरूर है कि आप अपने बच्चों को प्लीज फेलियर्स के लिए तैयार कीजिए। ये बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आते हैं, ये बच्चे जो तमाम किस्म की प्रतियोगिताओं के लिए आते हैं और उसमें असफल होते हैं, तब इनके पास असफलता को सहने का बूता आपने पहले से तैयार किया है कि कहीं ये बच्चे वही तो नहीं है जो एकदम प्ले स्कूल में भी जाते थे तो उनको हर एक चीज पर ट्रॉफी चाहिए थी, पार्टिसिपेट करने पर भी ट्रॉफी मिलेगी और वो 3 लोगों में थर्ड आने पर भी ट्रॉफी मिलेगी। कहीं हमने ये जो ट्रॉफियां दे देकर बच्चों को हार के लिए, ऐसा तो नहीं कि उनकी तैयार होने की संभावना को ही समाप्त कर दिया है। अब फिर उसी कॉर्पोरल पनिशमेंट पर थोड़ी सी बात करते हैं। एक समय था जब शारीरिक दंड देना पालन पोषण का तरीका था। हम उन स्कूलों से पढ़े हैं जिन स्कूलों में हेडमास्टर के पास सबसे अच्छी बेंत का डंडा होता था और बाकी क्लास टीचर्स के पास दूसरे डंडे होते थे। उस समय इसको पालन पोषण का तरीका मान लिया जाता था, इसलिए पालन पोषण अथॉरिटेरियन था। फादर का घर में घुसना, पिताजी घर में घुसते थे और घर शांत हो जाता था। स्वाभाविक था उस समय। ये परिवार थे जिसमें कि भाई बहन बहुत सारे हैं, संसाधन सीमित हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, लगातार हिंसा या मारपीट या इमोशनल तरीके से दबाव में आना ये सामान्य था उस समय के परिवारों में। आधुनिक समय में यह संभव नहीं है। हम ज्यादा सभ्य समाज बने हैं। ज्यादा सभ्य समाज में हिंसा एक केंद्रीय भूमिका में नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, ये वही हिंसक पेरेंटिंग से पले हुए बच्चे हैं जो आज वयस्क हैं और बड़े बड़े ओहदों पर हैं। इसलिए हमें समाज में उस पैमाने पर हिंसा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी जगतों पर दिखाई देती है। अगर इन लोगों को लगातार प्रेम मिला होता तो संभव है हम बेहतर, अधिक खूबसूरत समाज में होते। इसलिए ये जो अथॉरिटेरियनिज्म है, ये जो तानाशाहीपन है, जिसके प्रति आपको एक तरह का लगाव लोगों में दिखाई देता है, उदारता दिखाई देती है, ये जो तानाशाहीपन है, इसे आप नॉर्मल मानते हैं, यह एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। ये नॉर्मल नहीं है। इसी तरीके से एक्सपर्ट्स की बात अगर हम सुने तो सही में सच्चाई ये है कि हम हेल्दियर समाज की तरफ जा रहे हैं जिसमें बच्चे को मुकम्मल माना जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि बच्चे की परवरिश में आपको हिंसा नहीं शामिल करनी, डांट एसेंशियली शामिल नहीं करनी है, लेकिन उसकी हर मांग को पूरा करना, अपना दायित्व न माने और न ही इस बात के लिए अपराध बोध में आए कि आपके पास संसाधन होते हुए कई चीजें आप उन्हें नहीं दे रहे हैं। यह बच्चे की ही बेहतरी के लिए है। फिर कुछ सवाल संस्कार और सीमाओं के भी हैं, शिष्टाचार के भी हैं। बच्चा केवल परिवार से शिष्टाचार नहीं सीखता, हालांकि ये बात एकदम सच है कि बच्चे को आप क्या कहते हैं से ज्यादा बच्चा आप क्या करते हैं देखकर सीखता है। पर इसके बावजूद यह समझना पड़ेगा कि कई बार बच्चा ऐसे सोर्सेस से चीजों को सीख रहा है जिसके जिम्मेदार आप नहीं है। बच्चा सोशल मीडिया से सीख रहा है, बच्चा मेन स्ट्रीम मीडिया से सीख रहा है, बच्चा पीयर्स से सीख रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर बच्चे को ये जो मसलन एक साधारण सी बात, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और यह सम्मान आपकी भाषा में दिखना चाहिए। अब इसे एसेंशियली आप धार्मिक चीज नहीं मान सकते, ये निश्चित तौर पर एक सांस्कृतिक चीज है, लेकिन ये नकारात्मक चीज नहीं है। हालांकि बड़ों पर सवाल नहीं उठाना है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको बच्चों को बहुत क्लोजली यह देखना है कि बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं उद्दंड हो रहे हैं, बदतमीजी को नॉर्मल मान रहे हैं। जब वे बड़ों के साथ बदतमीजी करते हैं, चाहे वे आप हों या कई बार आपके माता पिता हों, यानी बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स हों, तब क्या कहीं आप इसे नॉर्मल तो नहीं मान लेते हैं? क्योंकि गुड पेरेंटिंग का मतलब तय है कि आप बाउंड्रीज तय करें। ये जो 6 की 6 पॉकेट्स हैं जिनके साथ एक बच्चा है, इन 6 के 6 लोगों को बाउंड्रीज तय करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक बड़े ने बच्चे को डांटा और बाकी 4 दौड़ पड़े कि नहीं, बच्चे को ना नहीं कहना है, तुम नहीं दे पा रहे हो तो लाओ हम दे देते हैं। ना कहना सीखिए, ना सुनना सिखाइए, दोनों चीज जरूरी है। स्क्रीन टाइम पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। पॉकेट मनी एकदम पेरेनियली मत फ्लो होने दीजिए। बच्चे की जितनी जरूरतें हैं उनका आकलन कीजिए और जितनी स्वतंत्रता की जरूरत उसे खरीदारी में है, केवल उतनी दीजिए। बच्चे के हाथ में अपना क्रेडिट कार्ड देकर आप ये नहीं कह सकते कि जाओ शॉप। अफोर्डेबिलिटी का सवाल नहीं है, ये बच्चे के करियर का, बच्चे की जिंदगी का, जो उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा उसकी बात है। और जैसा कहा, मुझे ये लगता है, एक पेरेंट होने के नाते लगता है, एक इस पीढ़ी का व्यक्ति होने के नाते लगता है कि असफलता को, पूरी असफलता को स्वीकार करना सिखाइए और केवल पोडियम फिनिश पर ही दबाव मत दीजिए। प्रोसेस से सीखने को कहिए।
मैं हमेशा से कहता हूँ, जब तक आपका लक्ष्य कोई एक टेंजिबल चीज़ होगा, आप जीवन भर दुखी रहेंगे। लेकिन जब आप प्रोसेस से सीख रहे होंगे, आप प्रोसेस को ही अपना लक्ष्य मान रहे होंगे, प्रक्रिया को ही अपना लक्ष्य मान रहे होंगे, तब आप में हार स्वीकार करने की स्थिति भी होगी और आप लगातार प्रसन्न भी होंगे क्योंकि आपने छोटी-छोटी चीज़ें की होंगी। बच्चे से पूछिए ना एक बार कि हारने से क्या-क्या फ़ायदा हुआ, क्या-क्या सीखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा बहुत ऑफ़ेंसिव है, हिंसक है उस व्यक्ति के प्रति जो उसे हरा गया, क्योंकि यह बहुत खतरनाक स्थिति है। फाइनली संतुलन पर ध्यान दीजिए। ये बच्चे आपके जीवन का केंद्र न प्रतीत हो रहे हों। आपके जीवन में आपका करियर है, आपका वर्क स्पेस है, आपकी फैमिली है, आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके अन्य लोग हैं और आपका बच्चा है। ना कि ये कि आपके जीवन में केवल आपका बच्चा है। बच्चे के दोस्तों के पेरेंट्स को ही आपने अपना दोस्त बना लिया। बच्चे के पेरेंट्स के टीचर्स को ही आपने अपने वर्क स्पेस जैसा मान लिया। ये तरीका नहीं। संतुलन, बैलेंस की है। अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट एक डाइवर्स बास्केट में करें। बच्चा उनमें से एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हो, लेकिन वह सारी जीवन का केंद्र बिंदु धुरी ना बन जाए। इससे बच्चे को भी पता होगा कि उसे भी भिन्न-भिन्न डाइवर्स किस्म के इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। पेरेंट्स में भी करना है, दोस्तों में भी करना है, अन्य जगहों पे भी करना है। और फाइनली शिष्टाचार और चरित्र का सवाल एकदम आपके चरित्र और शिष्टाचार पर निर्भर करता है। आप कैसा व्यवहार करते हैं वयस्कों के साथ, बराबर के लोगों के साथ, अपने से कमतर समझे जाने वाले लोगों के साथ। बहुत बार मेरा जो अपना अनुभव बताता है वो ये कि बच्चों में शिष्टाचार का अभाव इसलिए आता है क्योंकि आप अपने परिवार में अपने हाउस हेल्प के साथ, घर में काम करने वाले लोगों के साथ पर्याप्त सम्मान से बात नहीं करते हैं। बच्चे को लगता है कि ये डुएबल है, ये इसको बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के ये किया जा सकता है। क्योंकि जब आप अपने साथ अपनी ही उम्र के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है इसलिए उसे डांटा जा सकता है, उसके साथ वाचिक या अन्य प्रकार की हिंसा की जा सकती है, तो बच्चा इसे बहुत नज़दीकी से देखता है और फिर उसके व्यवहार में भी यह चीज़ शामिल हो जाती है। या फिर आप जब देखते हैं कि आपका बच्चा असफल हुआ किसी चीज़ में और आप थिएट्रिकल तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो बच्चा इस बात को समझ जाता है और वह इसे इमिटेट करने की कोशिश करता है। बच्चा शिष्टाचार और चरित्र के मामले में बड़ों को देखकर ज़्यादा सीखता है, उनकी सीखों से नहीं सीखता। आप उसे बैठा के कहें, "बेटा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सब लोगों से इज़्ज़त से बात करनी चाहिए" और फिर उसके बाद थोड़ी देर में आप अपने हाउस हेल्प को डाँटने लगें, तो फिर बच्चा जो आपने किया है उससे पहले सीखेगा। जो आप कह रहे थे उसे शायद ही सीखेगा, बल्कि नहीं ही सीखेगा। याद रखिए, जेब, पॉकेट्स बहुत सारी चीज़ें दे सकती है, लेकिन ना तो वह उस किस्म के संस्कार दे सकती है, ना ही वह संवेदनशीलता दे सकती है। मेरे लिए संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश कीजिए कि आप इसे समझ सकें। तो कुल मिला के हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि केवल पैसा और सुरक्षा मत दीजिए। बच्चों को एक तरह की संवेदनशीलता देने की भी कोशिश कीजिए क्योंकि बच्चे को लिटिल एम्परर मत बनाइए। लिटिल एम्परर जो हैं, वह ना तो समाज के लिए बेहतर हैं, ना आपके परिवार के लिए बेहतर हैं।